नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। हमारी सीरीज में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल में क्या रहा, जो वादे किए थे वो कहां स्टैंड करते हैं, आम जन क्या सोचते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली सियासत कर सकती हैं, लेकिन आम जन इसको सियासत से कोई सरोकार नहीं है। वो क्या सोचते हैं। रोजगार की बात कही, एग्रीकल्चर की बात जमकर की थी, सुसाइड जो किसानों के हो रहे हैं उसको काफी उठाया था। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, उद्योग, क्योंकि मोदी साहब खुद स्वीकार कर चुके हैं कि रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। रोजगार सरकार हर कोई नहीं दे सकती, उनकी राज्य सरकारें ये कहती हैं। हमारे साथ उद्योग जगत से जुड़े लोग भी मौजूद हैं और हर सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि मोदी साहब के वो 3 बड़े वादे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या किया था और आज जनता क्या सोचती है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको आइए सुनाते हैं मोदी साहब क्या कहते हैं। और अलग अलग लोगों से, अलग अलग शहरों से, हमने ग्रामीण क्षेत्र से जो उनके वक्तव्य मंगवाए हैं वो क्या सोचते हैं, एक बार जरा देखिए। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। काम किया, लेकिन भाइयों बहनों, इन सब के बावजूद भी पिछले 2 साल वर्षा की स्थिति ठीक नहीं रही। कहीं सूखा रहा तो कहीं बाढ़ रही। इसके बावजूद भी देश के किसानों ने फसल की पैदावार में कमी नहीं आने दी। आज का युवा अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहता है। युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। हिंदुस्तान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ये लोग देश के अर्थतंत्र को गति देते हैं और बड़े बड़े औद्योगिक घराने बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं। ये 5-5.5 करोड़ जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वे करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। मोदी के 4 साल के राज्य में बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। उद्योग को झटके लगने लगे हैं, बैंकों के खाते अनपी होने लगे हैं और इसी तरह अगर व्यापारियों की स्थिति रही तो छोटे व्यापारी छोटे होते चले जाएंगे और बड़े व्यापारी और बड़े होते चले जाएंगे। मोदी के 4 साल के राज में उद्योगों को ये सीखने को मिला कि जो जेन्युइन है, जो ईमानदार हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है और जो इनजेन्युइन है या अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा काम करते हैं, उन लोगों को ये सीखने को मिला कि अब हम ये काम नहीं कर सकते। बेहद ईमानदार गवर्नमेंट है। केंद्र की 4 वर्ष की सरकार के कार्यकाल में भीलवाड़ा जिले को औद्योगिक दृष्टि से कई सौगातें मिली हैं। एक लंबे समय से टफका पैसा जो अटका हुआ रहता था, उसका पुख्ता प्रबंध हुआ है और टफका फंड आने से यहाँ के उद्यमियों को लिक्विडिटी में राहत मिली है। चलिए, आपने सुनी मिली जुली प्रतिक्रिया। मोदी साहब के ये जो अल्फाज हमने आपको सुनाए, कुछ इलेक्शन के दरमियान जो बात कही थी वो है कुछ चुनाव के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने उद्योग की बहुत चिंता की है, किसान की चिंता की, खेती की चिंता की है। चले, हमारे साथ जयसिंह जी कोठारी हैं, आर्थिक समीक्षक हैं, जाने माने पत्रकार हैं। कोठारी साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी साहब के 4 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से लेते हैं। देखिए, मोदी साहब के जो 4 साल का कार्यकाल है वो मोटा मोटा कई मोर्चों पे तो उन्होंने अच्छा काम किया, कई मोर्चों पे वो मात खा गए और एक सबसे बड़ा है कि कंट्री के लिए कोई विजन या डायरेक्शन की 20 साल में वो भारत को क्या देखना चाहते हैं वो विजन प्रस्तुत नहीं कर पाए
जो टेम्परेरी चुनौतियां आई वो आई है, उसका समाधान करते गए, उस पर बातचीत करते गए। लेकिन 20-25 साल बाद में इंडिया दुनिया में कहाँ होगा, वो केवल है कि शक्तिशाली राष्ट्र होगा। तो शक्तिशाली कैसे होगा, क्या चीज हम पैदा करेंगे दुनिया में, क्या हम बेचेंगे, कहाँ से शक्ति आएगी, कहाँ से रोजगार होंगे, वो चीजें सब उसमें उसके जो गणित है उसमें कहीं पे भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कई मोर्चों पर अच्छा काम किया, जैसे 2 नंबर की इकोनॉमी को खत्म करने का। लेकिन जहाँ जहाँ मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता है, वहाँ ये कैश की इकोनॉमी को किल करने का मतलब है वो सरकार अपने आप को किल कर रही है। तो वो उन्होंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन में मानता हूँ मोदी सरकार ने किया, और उसी के परिणाम है कि आज साल भर बाद में हम उन सब स्थितियों का सामना हमको मिलीजुली के करना पड़ रहा है। और बेरोजगारी की इतनी लाइन लगने वाली है, टेक्नोलॉजी का आपने अडॉप्ट कर लिया, जबकि उसको स्लो प्रोसेस में करते तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर ऑफ टैक्स पेयर सरकार ने बढ़ाए हैं, अच्छी बात है, वो बढ़ना भी चाहिए। आपका जो टैक्स कलेक्शन है सरकार का वो भी बढ़ा है, आर्थिक विकास की दर भी मेंटेन रही है, वो सब है। लेकिन एक फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जो मोदी जी के कंट्रोल से बाहर है। वो इसलिए है कि अब सरकार से वो डीलिंग हो रहा है, वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं वो उनका संचालन कर रही है, वो उनको कंट्रोल कर रही है, वो उनको मैनेज कर रही है। इसलिए उसके पिटफॉल्स क्या होंगे न तो वो जानते न सरकार जानती, और उसके जो परिणाम है। तो ये पिछले हम 1.5 साल का जो फेज है उसमें डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो व्यवस्थाएं हमने देखी, तो जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे सेबी हो, चाहे कंपटीशन कमीशन हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के जो डिसीजन है वो कोई विजनरी डिसीजन नहीं है। वो सब चीजें कह लीजिए कि इसको हम कहते हैं एक कि स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी से फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी का में हम प्रवेश कर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि कम से कम अगले 20 साल 15 से 20 साल तक ये फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी का दौर चलेगा, और उस फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी से ही हमें कोई ऐसी चीज निकल के आएगी जो हमको आगे का रास्ता दिखाएगी। तो ये एक गेनफुल पीरियड से एक पेनफुल पीरियड इकोनॉमी का और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो ये पेनफुल पीरियड में, और इसमें मेरे ख्याल से चाहे मोदी जी हो, चाहे आगे कोई भी सरकार अगली आए या जाए, मेरे ख्याल से इसको रिवर्ट नहीं कर सकती। ये एक फ्री इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी का एक बाई प्रोडक्ट है। उसकी चुनौती क्या है वो सरकारों को समझने की जरूरत है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत। जी अजय अग्रवाल के मत। अजय जी, आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, पूरे अगर 4 साल को देखें, वादे देखे सरकार कितने पूरे कर पाती है नहीं कर पाती है उसमें तो आपको बताना ही है कितने। लेकिन एक व्यापारी क्या सोचता है 4 साल को अगर हम देखें तो? देखिए, हम बड़ी उम्मीदों के साथ के अंदर नई सरकार के लिए हम लोगों ने गठन में हमारा बहुत महती सहयोग रहा था कि जब नया कुछ हमारा देखा जाए कि पिछले समय के साथ में दौर में जो चल रहा था, व्यापार जगत एक अपनी जगह पे चल रहा था, पर कुछ चाहता था कुछ परिवर्तन हो, बड़ा परिवर्तन हो, एक अच्छा परिवर्तन हो। व्यापार जगत या के MSME सेक्टर वगैरह इन सब के अंदर एक बहुत अच्छी हमारे को सरकार की सुधार की गुंजाइश है, जो मोदी सरकार के बारे में हमारे को बहुत उम्मीद थी। क्योंकि हम लोग एक मान के चलते थे कि आज बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं व्यापारी के साथ में जुड़ गई, व्यापारी का ऐसा कहीं पे भी उसके अंदर अभी जो आने वाले 4 साल के अंदर हम लोगों ने देखा, कहीं व्यापारी के लिए या उद्योग जगत के लिए, छोटे उद्योग जगत के लिए कहीं पे भी हमारे को ऐसा आभास नहीं हुआ कि उसके लिए कुछ ना कुछ ये सरकार के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। सो ऐसे स्थिति के अंदर ये लग रहा है कि अभी जो 4 साल के अंदर जो किया है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हो सकता है किसी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर या कहीं लेवल पे जाके कहीं फायदा हो, बट अभी की स्थिति के अंदर जो देखा गया है व्यापार जगत के अंदर राष्ट्र का माहौल, व्यापार जगत नीचे है, और आने वाले समय में हमको लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ हमारे इसके अंदर राहत का कदम कर दिया जाएगा। अजय गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र सरकार बड़े कदम व्यापारियों के लिए कि व्यापारी आज थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाला कानून के बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर के आएगा। नोटबंदी और GST पर अच्छे दिन, जैसे कोटरे साहब ने कहा कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और हर तरह के व्यापारी हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि मॉम एंड पॉप स्टोर्स के रूप में बहुत खानदानी दुकानें चलती हैं। तो पहले एजुकेट करे बिना यदि हम ऐसे कदम उठा लेंगे तो जो स्थिति आ रही है वो हो गई। कहीं ना कहीं आपको देश को साथ लेके चलना था, और डिमोनेटाइजेशन से तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा इस देश में होने वाला है। उसके जो दुष्परिणाम है वो आ चुके, और अभी तो 1.5 साल ये मान के चलिए कि जॉब मार्केट में स्थिति बहुत गंभीर रहेगी।
छोटा व्यापारी एसएमई सेक्टर तो ऑलमोस्ट अब उसमें बिजनेस करने की इच्छा ही खत्म हो गई। यदि आप मेरे से ब्लंटली पूछें तो आज कम्पिटिटिवनेस के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं करी। हम बात करते हैं कांग्रेस की लेगेसी के लिए। कांग्रेस की लेगेसी में सबसे खराब बात थी ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से पूरा देश भट्टा बैठा। उस ब्यूरोक्रेसी को आपने कहीं को टच करने की कोशिश नहीं करी। आप कहां अटैक कर गए? एसएमई सेक्टर पे। आप कहां अटैक कर गए? बिजनेसमैन पे। हम बिजनेसमैन थे, हम बीजेपी को बहुत ज्यादा चाहते थे। हमने कहा नहीं, ये सरकार हमारी सुनेगी। कांग्रेस सरकार नहीं सुनती थी, सरकार सुनेगी, जानती है कि बिजनेसमैन की समस्या क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में लगता था कि वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आती थी कि साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक अहमदाबाद से एक सज्जन थे, उन्होंने कहा था कि आप बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स कर देंगे, टैक्स खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हमने कि एक सिंगल टैक्स हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स हो गई सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। जीएसटी वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रखा। इंडिया देखिए बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ों का देश है। आप ये सोचेंगे कि हर एक आदमी डिजिटल हो जाएगा, कंप्लायंस कर लेगा, मुझे नहीं लगता। ये बड़ा दूर की सोच है। यहाँ पर डिग्री के बाद आदमी पढ़ना छोड़ देता है सब। ये वो देश है। आज कहीं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वेट करता हुआ आदमी किताब पढ़ता नहीं मिलेगा, जबकि अमेरिका में, यूरोप में आपको बात नहीं करता देखिएगा, किताब पढ़ता दिखेगा। हम लोग डिग्री के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। उस देश को अचानक से आप कहते हैं कि आप सब कुछ कंप्लायंस कर लें, ऑनलाइन आ जाए, ये कर लें, वो सीख लें। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सीख ले वो व्यापारी जो 50 साल से एक घंटे में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें उस कदम के पहले उसका अवेयरनेस करना था, तैयार करना था देश को, उसके बाद एक कदम उठाते। आप ये कहते हैं जीएसटी की तैयारी चल रही थी, मैं मानता हूं जीएसटी की तैयारी चल रही थी। जीएसटी को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाते, जीएसटी बहुत अच्छा रिजल्ट देता। और डिमोनेटाइजेशन का तो उद्देश्य मुझे नहीं लगता कोई अचीव हुआ सरकार को, क्योंकि ब्लैक मनी आज भी उतनी है और बिना ब्लैक पैरेलल, इसको ब्लैक मनी नहीं कह सकते, पैरेलल इकोनॉमी है। आज जापान की बात करने से, जापान में कैश घर में रखते हैं लोग, क्योंकि बैंक में जमा कराने में पैसे लगते हैं। यदि आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो कैश घर में रखना कोई गुनाह नहीं है। आज हमारी डिपॉजिट खत्म हो गई। आज घर में जो हम डिपॉजिट रखते थे, वो घर में कैश रखते थे, यार बैंक में नहीं जा पाएंगे, एटीएम नहीं निकाल पाएंगे, तो घर में कैश पड़ा है। उस कैश को आपने बाजार में ले लिया। अनफॉर्चुनेटली वो कैश प्रोडक्टिव यूज में नहीं आया। फायदा तब होता सर वो प्रोडक्टिव यूज में आता, नई इंडस्ट्रीज लगती उससे, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री नहीं लगी। आज अपन बात करें, आज आप कृषि डिपार्टमेंट चल जाइए, एमएसएमई गवर्नमेंट में चल जाइए, आज की तारीख में पिछले 3-4 साल में नई एसएमई इंडस्ट्रीज लगने के जो रेट है ना, वो ऑलमोस्ट नील है। हर एक बिजनेसमैन का बच्चा कहता है मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। ये हालात है। हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आप स्टार्टअप की गवर्नमेंट की वेबसाइट पोर्टल में जाकर देख लीजिए कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए पूरे देश में। 74, 125 करोड़ का देश है सर। अमेरिका में स्टार्टअप की गिनती कितनी है, बहुत बड़ी है। हम स्टार्टअप की बात करते हैं। मैं तो खुद स्टार्टअप जुड़ा हुआ हूं, कई गवर्नमेंट की कमेटियों में, सरकारी और सीआई की कमेटी का भी चेयरमैन भी हूं स्टार्टअप का। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि 2-4 फ्लिपकार्ट का छोड़ दीजिए। बड़ा सा सवाल है, खामी कहां रह रही है आप लोग? अक्सर ये बात कही जाती है कि किसी ने कभी कहीं कोई गैप है? सर देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विजन है और वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहता है। लेकिन जो टीम होती है ना सर, देखिए आज इकलौता आदमी प्राइम मिनिस्टर पूरे देश में कुछ नहीं कर सकता। टीम होती है ब्यूरोक्रेट्स की। अब ब्यूरोक्रेट्स को आपने कंट्रोल नहीं किया। अब ब्यूरोक्रेट्स की एक मानसिकता है कि व्यापारी चोर है। ब्लंटली सब व्यापारियों को कहना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेट्स की एक ही मानसिकता है, ऐसे देखा रहे कि व्यापारी चोर है। तो वो अच्छी से अच्छी पॉलिसी में ऐसा लूपहोल छोड़ते हैं कि आपको किसी ने आ जाए। कहीं ना कहीं सरकार को ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए सर। कांग्रेस की लेगेसी ब्यूरोक्रेसी को आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, यदि आपको ये सारे जो नवाचार करने को मिले थे। दूसरी कहानी सर देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू क्या है देश में? हम कॉम्पिटेटिव नहीं है। हम चाइना से बात करते हैं, अचानक से 1.5 साल पहले आया कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार। आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट चाइना के साथ बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत एमओयू कर रही है। आज ट्रंप ने अचानक से कहा या तो आप उठे टेक दो, ड्यूटी लगाते हैं, नहीं तो चाइना को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और चाइना को एग्रीकल्चर और स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका बोलना पड़ा। हम स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाए। हम कभी नहीं कह पाए चाइना को कि हमारे प्रोडक्ट आप लो, नहीं तो हम आपकी ड्यूटी बढ़ाते हैं। हम कहीं ना कहीं उन चीजों पे हम बातें करते रहे, उनको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने में हमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मैं चलिए आपके पास लौटूंगा। शिप्रा भूटानी जी हमारे पास में साथ में इस वक्त। शिप्रा जी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप, 3 बड़ी चीजें निकल करके मोदी सरकार के टाइम पे आई हैं। और एक जैसे अजय जी ने कहा, निश्चित रूप से यूथ इसे अप्रिशिएट भी करता है कि इस रूट पे हमें काम करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। लेकिन एक जो जनरली चर्चा आती है वो आती है कि एक निराशा भरी। ऐसा क्यों? कहीं कोई खामी है, कॉपरेशन नहीं है, वजह क्या है?
डिजिटल इंडिया की बात की जाए सर, तो डिजिटल इंडिया चलाने के लिए कम से कम सरकार ये कदम तो उठाती है हमारे पास वाईफाई कनेक्शन है, इंटरनेट जो आपका ब्रॉडबैंड है वो बेटर होते हैं। कितनी अजीब बात है, अभी भी गाँव की तो बात छोड़िए, मेजर शहरों में भी हम एक प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन या ब्रॉडबैंड के लिए परेशानी होती है। तो डिजिटल इंडिया अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, आपको लोगों को सेंसिटाइज भी करना है कि उसके फायदे क्या हैं, उसको एफर्ट्स क्या लेने पड़ेंगे और उसको हम कैसे उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं। दूसरी बात रही स्टार्टअप की, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हर बजट में इतने सारा फंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि स्टार्टअप्स को दिया जाएगा या एमएसएमईज को दिया जाएगा, पर कहीं भी डिसबर्सल्स नहीं होते हैं। अब कभी क्या किसी भी सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने जाकर के कभी पूछा है कि आपने अगर 50 करोड़ का फंड डिक्लेयर किया था स्टार्टअप्स के लिए, जो वुमेन स्टार्टअप होंगे या एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स होंगे या डिजिटल के स्टार्टअप्स होंगे, उनके लिए उनमें से कितना डिसबर्सल हुआ? नॉट इवन 10%। तो अब आप मुझे बताइए, सिर्फ घोषणाओं से क्या देश चल सकता है? वो हमसे तो हर बात का रिटर्न मांगते हैं कि हमने क्या काम किया क्या नहीं, पर कभी किसी भी सरकार की घोषणाओं का कोई चेक नहीं करता कि हुई है कि नहीं हुई है। इन तीनों ही चीजों को अगर आप देखें तो सिर्फ घोषणाएं होकर के रह गई है, इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्टार्टअप्स के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप से जुड़ी हुई हूँ और मेरा अपना भी एक स्टार्टअप है। भारत के युवा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, यहाँ पे मेंटर्स नहीं है, तो वो इधर उधर से उधार लेकर के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, ना ही उनके पास गाइडेंस के लिए कोई सेल है। जयपुर जैसे इतने बड़े शहर में सिर्फ एक इंक्यूबेशन स्टार्टअप सेंटर है, वो भी सीतापुरा में। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए? जब आज व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है कि व्यापार नहीं है और रोजगार भी नहीं है, तो स्टार्टअप भी एक तरीका है इस इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। तो मेरा सीरियसली ये मानना है कि सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ से पार्टी के नुमाइंदे, लेकिन मैं पहले एक बार पंकज जोशी साहब से सवाल लेना चाहूंगा। पंकज जी, ये जो अभी हमारे वक्ता जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोठारी साहब हो, गुप्ता जी हो, चाहे अग्रवाल जी हो, सिपरा जी हो, बड़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को और आज भी भरोसा कर रहे हैं मोदी साहब से, लेकिन भरोसा एक लिमिट तक किया जाता है। आप लोगों को सामने चुनाव भी फेस करना है, अभी जनता को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को भी लगता होगा कि भरोसा कब तक किया जाएगा? जी आप बोलिए। देखिए, मैं आपको दो चीज बता दूं, आपको बहुत बड़ी तरह से आपको चीजें करें कि देश के अंदर यदि 2010 से लेकर के 13 तक यदि हम बात करें तो लगातार जो है इंटरनेशनल एजेंसीज आपको लगातार जो है सचेत करती जा रही है कि जो है आपकी जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो है ठीक नहीं चल रही है। आप जो है डिजिटल पैरालिसिस आपके यहाँ पर है। और उसके बाद यदि आप देखें तो मेरे ख्याल में 2013-14 के बाद इंटरनेशनल एजेंसी, क्योंकि वियतनाम की स्थिति आपने खुद ने देखी, अच्छे कंट्रीज थे, लेकिन खाली एक इवेंट कराने के बाद देखिए, ग्रीस हो, वियतनाम हो, ऐसे कंट्रीज थे जो कंट्री। छोटा सा मेरा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल है, यानी कि आप लोगों की विकास की गति पर कांग्रेस सरकार के या यूपीए गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो राइडर का काम कर रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं? राइडर का काम नहीं, देखिए उन पॉलिसीज को कभी तो आप सुधारेंगे। आप 2000 कोठारी साहब बैठे हुए, कोठारी साहब 2011 से लेकर 2013 तक 14 तक कितने लोन्स रिस्ट्रिक्शंस किए गए? आप लगातार जो है गार की पोजीशन क्या रही? आप लगातार ही कहते रहे कि हम जो है इसको 2 साल बढ़ा देंगे। जैसे ही गार की पोजीशंस आई जो हार्ड डिसीजन थे, जैसे ही कोई स्ट्राइक हुई, जैसे ही कोई जो है उसके अगेंस्ट में कोई काम हुआ, आपने जो है फट से जो है उसको जो है इवेंट को आपने पीछे ले लिया और उसका ये नहीं देखा कि इसका असर क्या होगा, देश की इकोनॉमी पर असर क्या होगा, देश आगे कहां जाएगा, ये आपने चिंता की। आपने चिंता की तो क्या चिंता की कि खाली वोट बैंक की चिंता की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वोट बैंक हमारा खत्म हो जाए, ये लोग हमारे ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा दें या हमारे ऊपर नहीं कर दें। इन चीजों की चिंता के कारण आप जो है मेजर स्टेप्स नहीं ले पाए। आज लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपका जो है नोटबंदी जो है आपका जो है रिजल्ट ठीक नहीं था। मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी जैसा डिसीजन आज जो है आप लेने के लिए कितनी बड़ी ताकत चाहिए थी। आज पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं आप लोग, लगातार इकोनॉमी, और फिर कह रहे हैं कि सरकार करे। जब हम पैरेलल इकोनॉमी चलाना चाहते हैं तो सरकार क्यों करे? फिर तो बेसिकली जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर में कितना होना चाहिए था भाई? आपकी पैरेलल इकोनॉमी तब चलती है जब बेसिकली जितनी गवर्नमेंट है उसके बराबर आप जो है प्राइवेट इकोनॉमी आप चला के रखें। लेकिन आप देखिए कि हालत ये थी कि जितनी भी जो सब्सिडी योजनाएं हैं वो सरकार की थी। आपके सीएसआर फंड्स का क्या हुआ? आपने कितना यूटिलाइजेशन किया? कब लागू हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के जो है आपके ऊपर कंपनीज एक्ट कब लागू हुआ? हालत क्या थी कंपनीज एक्ट की?
और जिस तरीके के हालात थे, चाहे सत्यम कंप्यूटर हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, उनके जो स्ट्रक्चरिंग लोन्स थे, ये लोन कब से आ रहे हैं? कोई आज कोई 2014 में कोई लोन सैंक्शन हुआ हो, 2017 में एनपीए हुआ हो या डूब गया हो तो बताएं आप। ये कंपनी कब बनी, क्यों बनी और ये शेल कंपनी क्यों हुई? तो मैं आपको कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बैंकों का एनपीए बढ़ा नहीं है 2014 के बाद? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं बढ़ा होगा, लेकिन ये जो बढ़ा उनकी नीतियों के कारण 2014 में, क्योंकि जो कंपनी लोन ले रही थी उनको आप रिस्ट्रक्चर कर रहे थे लगातार। रिस्ट्रक्चर करने के कारण क्या है, वो अपने आप को जो है बेसिकली अपने आप को सेफ दिखा रही थी, और उसको सेफ दिखाने के चक्कर में आप लगातार जो है उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। और जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए 2014 में था वो 8 लाख करोड़ हो गया। मैं कह रहा हूं ये तो बहुत ठीक लगा कि 8 लाख करोड़ वाला, कि जब रिस्ट्रक्चरिंग आप 5 लाख समथिंग का कर चुके थे तो इसके बाद तो निश्चित रूप से होना ही था। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों पर हमने बैन लगाया, हमने शेल कंपनी को बंद किया। 2 लाख शेल कंपनीज आप देखिए देश के अंदर, आप किस इकोनॉमी के चलाएंगे मुझे बताइए सर, ये इकोनॉमी चलाएंगे? 2 लाख शेल कंपनीज बंद हो जाना। चलिए, यानी कि 4 साल में, चले अब ये मान सकते हैं पंकज जी, हम ये मान सकते हैं कि 4 साल में आपने सिस्टम दुरुस्त किया अभी तक? नहीं, सिस्टम नहीं, और भी आएंगे। हाँ, यस, आप खुद देखिए ना, आप इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा, कोठारी साहब बिल्कुल समझते हो, इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा, कोठारी साहब ने बहुत सही कहा कि हमारी जो बेसिकली आज की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, जो रेट है वो ठीक है, लगभग मेंटेन की हुई है। और 2022 में हमारे पास जितने भी ये कब कहा कि जीडीपी हमारी मेंटेन की? नहीं, आप देखिए आर्थिक में, मैंने जब मेरे पास आया तो यही आपने बात की। नहीं, आप पूछ लीजिए। नहीं, आर्थिक स्थिति की वो मेंटेन है या नीचे है, ये बताएं आप। तो पूछ ले कोठारी साहब से। मेंटेन है, ग्रोथ रेट मेंटेन है। अब आप एक चीज बताइए। हाँ, आगे सुनिए, मेंटेन आप उस स्थिति में कहेंगे कि साहब कंगाली है, घर पे आटा नहीं है, लेकिन चलिए बच्चों का पेट तो नहीं, कोठारी साहब 2014 में क्या रेट थी जीडीपी, और उसके बाद 2016 में गए। अब आप 2016 की 2017 से कंपेयर करेंगे तो दिक्कत आएगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आज आपने कहा कि बच्चा आज 10 किलोमीटर दौड़ लिया और अगली बार 8 दौड़ा तो आपने कहा 2 किलोमीटर कम हो गया। अरे भाई 5 से 10 दौड़ा था उस दिन, तो 8 यदि रह गया तो आप क्यों कर रहे हैं? 2014 में 6% के आसपास जीडीपी आ गई थी सर, आप देखिए, और आपकी सारी नेगेटिविटी कर दी थी लोगों ने। भारत तेरे में क्या स्थिति थी सर? किसकी? भारत तेरे में वही स्थिति थी, बताइए। 2008 तक ठीक थी, 10 तक ठीक थी, 10 के बाद 12 में जो है गिरना शुरू हुई, उसके बाद जो है आपकी, लेकिन उसमें जॉब पैदा नहीं होता। वो ये एक सरकार के साथ है कि हाँ ऐसा है, उसका हम रास्ता खोजेंगे। देखिए, ये आज को नई एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की मैं आपको सर्वे की बात बताता हूं। जनवरी 2017 से और अप्रैल 2017 तक 15 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं। ये आपको सर्वे सर, आपको 2014 से देखिए सर, वो नहीं, आप आपको वही कहना सर, आपने कहना, मैंने कहा 10 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर कम हो गया है ना। वो तो अप्रैल से अगर आप तुलना करेंगे तभी तो पब्लिक ने प्रचंड बहुमत। नहीं देखिए योगेंद्र जी, देखिए योगेंद्र जी, सर योगेंद्र मैं बताता हूं आपको, योगेंद्र जी मैं बताता हूं आपको। देखिए योगेंद्र जी आर्थिक स्थिति विश्लेषण कर रहे हैं। कोठारी साहब ने बिल्कुल सीधा सा कहा कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी थी वो फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी में तब्दील हो रही है। अब आप आज की इकोनॉमी को आप ये नहीं कह सकते बेसिकली कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को छोड़ करके हम अपनी इकोनॉमी के बेस पे चल सके, आज आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो है 92-93 में ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी आपने अपना ली। अब जब अपना लिए उसको तो आप बेसिकली हाँ उसकी जो अब उसके साथ जो है, क्योंकि आज आप देखिए, मैं कह रहा हूं एक सेकंड मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं सर, मैं वहीं आ रहा हूं, नहीं सर मैं वहीं आ रहा हूं आपके पास में। देखिए उसमें जो चीजें हुई, क्योंकि आज आप देखिए कि जिस तरीके से इंटरनेशनल रूप में पूरे के पूरे कौन से देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बेसिकली जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। कुछ मुझे बता दीजिए साहब, ये हमारे से कमजोर थे, लेकिन कुछ छोड़ दीजिए, आप एक दो को छोड़ दीजिए जिन्होंने इकोनॉमी को अपनी ठीक बराबर कम्पीट किया है, और वो लोग आई हैं। आपकी सर सरकार होती जी तो आप लोग उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आप निकल जाते? नहीं हमने कहा नहीं, हमने कहा ना, हमने यही तो कहा उनको भाई रही ना, अटल जी की सरकार भी ग्लोबल इकोनॉमी पे रही, हम क्या मना कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे नहीं रहेंगे हमने ये कभी मना नहीं किया। देखिए जो सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती कि 5 साल के लिए पॉलिसी हमारी हो और 5 साल की आपकी हो। सरकार की पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म चलेगी, जो भी पॉलिसीज आएंगी वो लॉन्ग टर्म चलेंगी। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मोदी 4 साल होने पर सरकार जश्न मना रही है, भी बताओ किसानों का अभी तक कोई प्रकार को फायदो को नहीं है। न सरकारी खरीद जी समय पर हुई है जी, और न ही जो ब्याज माफी की जी 2 महीना नोटबंदी में करिए बिंगा भी कोई पैसा को नहीं आया। किसानों की KCC माफ को नहीं हुई, जबकि सोसाइटी है माफ होने की बात हो रही है। मोदी जी ने 4 साल हो गए, किसानों के लिए कोई फायदा नहीं किया है। इसमें कागज चक्के फिरते हैं, कोई माफी की घोषणा करते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, कुछ नहीं दिया हमने। नहरों में ना तो पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं किया इस सरकार ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 4 साल पे। अभी आपने कुछ लोगों को सुना भी है, किसान किस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए चर्चा आगे जारी रखती है। और पंकज जोशी साहब इंडस्ट्री और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के आप चर्चा कर रहे थे। अभी तक से जो बात निकल कर के आ रही है जोशी साहब की, एक यूपीए 1 एक राइडर का काम कर रही है मोदी साहब के सामने। इतनी चीजों का पहले एहसास नहीं था, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब देश के प्रधानमंत्री बन गए। कई राज्यों का हमारे यूनियन गवर्नमेंट बनती है। अब से समझ में आ रही है कि 4 साल में अभी तक भी, क्योंकि कहा भी करते हैं, मुझे ध्यान अच्छे से, कि बाड़मेर जब आए थे वो रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ समारोह में, तब उन्होंने कहा था कि 1.5 साल तो मुझे फाइलों के चीजों को सेट करने में लग गया। तो 1.5 साल का आपको हिसाब डिलीट करना होगा। उसके बाद जब रिमेनिंग टाइम उनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा आप लोगों को करना चाहिए। नहीं, हम लोग तो जो छोड़ के गए वो तो वहां पे एज इट इज है। पंकज जी 4 साल की खुद की सोचें, 4 साल में सिवाय भाषणबाजी के और कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो 2 टर्म में यूपीए सरकार की पॉलिसी और यूपीए सरकार की नीतियां बता रही है। जब हम लोग सत्ता में थे तो इन्होंने एक बार डॉलर बहुत महंगा हो गया था, 62-63 रुपए का हो गया था, तो बीजेपी ने एक बात कही थी कि अभी डॉलर राहुल गांधी की उम्र से चला है, थोड़े दिन के बाद में सोनिया गांधी की उम्र में आएगा और उसके बाद में मनमोहन सिंह की उम्र में आके बंद हो जाएगा। तो मैं तो अब ये देख रहा हूं कि बोलना बहुत आसान है, वहां पे आज डॉलर मेरे को लगता है कि अडवाणी जी और अटल जी की एज के अंदर पहुंच गया। खुद की तो देखते नहीं। रही सवाल, एक और बताता हूं, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, आदरणीय कोठारी जी की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैं पिछले 30 साल से इनके लेख पढ़ता आ रहा हूं। बाकी मैं प्रैक्टिकल एक बात बताना चाहता हूं कि इस सरकार को जो कुछ कमियां दिखाई देती हैं वो व्यापारी में ही दिखाई देती हैं। पैरेलल करेंसी भी व्यापारी के पास ही है, चोर भी व्यापारी है, 2 नंबर का काम भी व्यापारी करता है, सारे जो मतलब गलत काम करता है वो व्यापारी करता है। व्यापारी के अलावा इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले बार ही हो रहा है, पहले बार ही हो रहा है। और पहले बार हो रहा है, जब भी पहले बार मैं बोल रहा हूं, नहीं पहले नहीं बोला। पहले इन्होंने नोटबंदी लगाई। नोटबंदी में मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप सोचिए इस चीज को कि इन्होंने नोटबंदी लगाई। नोटबंदी के ऊपर एक किसी नेता के ऊपर छापा पड़ा हो, एक किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर छापा पड़ा हो, आप अपना इंटरनेट खोल लीजिए और भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की फाइल खोल लीजिए, किसी के ऊपर छापा पड़ा हो, 100 में से 100 छापे पर जो पड़े हैं वो व्यापारियों के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा अंधा कानून ले लिया, उसको एक मीडियाइज स्कीम निकाली और ऐसा अंधा कानून ले लिया कि हर व्यापारी को प्रेशर में लेकर के रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी बनाई इन्होंने। टैक्स बढ़ा नहीं है, टैक्स बढ़ाया गया है। रेवेन्यू बढ़ी नहीं है, रेवेन्यू बढ़ाया गया है माफियागिरी से। गला पकड़ पकड़ के वहां पे भी डीआईएस के अंदर सरेंडर करवाया है। कोठारी जी क्यों नहीं बोलते? इनका लिखा हुआ है कि जबरदस्ती प्रेशर दे दे करके सरेंडर करवाया जा रहा है। अब जितनी रेड पड़ रही हैं वो टोटल क्या सभी व्यापारी चोर हैं। पेट्रोल डीजल की स्थिति ये है, डॉलर की स्थिति ये है। एग्रीकल्चर के अंदर बोलते हैं किसान का हम डबल कर देंगे। कब करेंगे? 2019 में करेंगे। 5 साल हम कुछ नहीं करेंगे, 5 साल हम सिर्फ भाषण देंगे, 5 साल हमारी बातें सुनो आप। 15 लाख भी गए, 2 करोड़ नौकरियां भी गई, महंगाई भी खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल भी गया, बॉर्डर के ऊपर जो आदमी मर रहे थे वो भी गए। अच्छा अब चलिए, मैं जिस स्टेट से आता हूं उस स्टेट की बात कर रहा हूं आपको। मैं उद्योग जगत से आता हूं। पिछले 4 साल के अंदर आदरणीय कोठारी जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही लर्नर आदमी अजय गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मैं 4 साल में आदरणीय पंकज जी से पूछना चाहता हूं
कि क्या 4 साल में एक इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप किया आपने? एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया? क्या 4 साल के अंदर एक ऐसी कोई इंडस्ट्रीज आई? डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप जापानी जोन बना रहे हो, आप चाइनीज जोन बना रहे हो, आप यहां पे पीने के पानी की सुविधा तो नहीं दे पा रहे। अभी आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। अरे बुलेट ट्रेन की बात छोड़ो, यहां पे 1.5 महीने पहले टिकट की रिजर्वेशन में, मतलब ट्रेन में टिकट नहीं मिलती जनरल कंपार्टमेंट के अंदर। पब्लिक को 2 जून की खाने की रोटी नहीं है, और आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। आप वो गुजरात के अंदर, वो समुद्र के अंदर हवाई जहाज चला रहे हो। अरे लोगों के बस में बैठ के जाने के लिए वहां पे मतलब बस नहीं है, और आप हवाई जहाज को चला रहे हो समुद्र के अंदर। मतलब ऐसा है कि भारत हमारा इलिटरेट और लिटरेट दोनों देश हैं। अभी जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। जीएसटी इन्होंने आंख बंद करके लागू कर दिया बिना कोई सोचे समझे, और वो इसलिए लागू किया कि आप ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चल रहे हो। किसी व्यापारी से, हाँ, एक काम मोदी जी ने बहुत शानदार कर दिया, एक इतना बढ़िया काम किया कि आप कोई डिमांड ही नहीं करता। तो आपको यह लगता होगा कि शायद भारत में किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो डिमांड इसलिए नहीं करता कि हम सुबह उठ के भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमारे पास है वो रहने दे, भगवान ये मोदी नहीं ले जाए। ये एक हम दुआ करते हैं, ये हम प्रार्थना करते हैं कि कहीं कोई हमारे दरवाजे के ऊपर इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए, कोई हमारे दरवाजे के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं आ जाए, कोई हमारे दरवाजे के ऊपर ऐसा कोई आदमी नहीं आ जाए, और आदमी भी नहीं आए तो कोई नोटिस नहीं आ जाए। तो एक्चुअली क्या है कि जितना व्यापारी पीड़ित है, मैं किसी भी व्यापारी, अभी तो आप 4 जनरल आदमी से आपने, चलो मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करता हूं, और मैं उद्योग व्यापार की ट्रेड इंडस्ट्री से एसोसिएशन से भी बिलोंग करता हूं। मैं 2002 से 2005 तक 40 का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। इसी प्रीमिसेस के अंदर मैं हर बजट में आता हूं, और मैंने कहा था कि ये भाषण है सिर्फ, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। शायद आप मेरा वो निकलवा के देख लीजिए, मेरी उसके अंदर जो बजट के अंदर जो मेरा जो रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन था, उसको निकलवा के देख लीजिए कि सिवाय भाषण के अलावा कुछ नहीं है। और भाषण से कभी आदमी डेवलप नहीं हो सकता। इन्होंने क्या कहा था हर चीज के अंदर, हमारे 125 करोड़ का देश है, हम अमेरिका के पास क्यों जाएं? अमेरिका हमारे पास आके रोएगा? मनमोहन सिंह जी अमेरिका के पास क्यों जाते हैं? मैं कहता हूं कांग्रेस गलत थी, पब्लिक ने उसको हटा दिया, उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा क्या किया? 2010 से 2013 देख रहे हो, 2013 से 2018 क्यों नहीं देख रहे हो? आपको हमारी कमियां तो नजर आ रही हैं, हमारी कमियां नजर आ रही हैं, तो हमने भोगा है उसको। भाई 2 टर्म हमने किया है ना, लेकिन 2019 का क्यों नहीं सोचते? 282 सीटों के ऊपर मोदी सरकार फुल बहुमत से आई थी, और आज 271 सीटें हैं। क्यों नहीं सोचते आप? अगर आपने अच्छा काम किया तो 271 सीटें क्यों हैं? आपकी 11 सीटें पंकज जी कहेंगे राज्यों में भी तो सरकार हमारी बनती जा रही है। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है, वहां पे वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इसलिए हम सरकार बना रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां भ्रष्टाचार का नाम नहीं लेती है। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, वहां तो रामराज होता है। लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है और दूसरी सरकार है, वहां पे अभी क्या हुआ? इन्होंने कर्नाटक में क्या किया? इन्होंने कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने सरकार बनाई, कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया। ये भी 4 साल में जोड़ोगे क्या? है ये भी 4 साल में जाऊंगा क्या? ये कोई बाहर जाऊंगा क्या? नहीं, जब आपने कहा कि सारी सरकारें भी इन्हीं की बनी है, तो कर्नाटक कोई बाहर की है क्या? कर्नाटक कोई बाहर की है क्या? फिर उत्तराखंड भी लेके आओगे आप? हाँ, उत्तराखंड भी लाएंगे हम, तो गोवा भी लाएंगे। कर्नाटक में सरकार आपकी है क्या? कर्नाटक में सरकार आपकी है क्या? कर्नाटक में सरकार हमारी है आज के में, हमारे समर्थन से। समर्थन से लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कि जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट दिया, जो उसका जो नेतृत्व करता है वो ये कहे कि बीजेपी की भी पार्टी है, उसके बाद आपको समर्थन दे दें। कश्मीर के अंदर सरकार ऐसी पार्टी के साथ सर हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि ये भी पार्टी है, हमने उसका विरोध किया था, हमने ये नहीं कहा था कांग्रेस की भी पार्टी है, एक बार हमने कभी नहीं कहा। पंकज जी देखिए, ये एक सियासी मुद्दा हो सकता है कि ये कौन ज्यादा वोट वाला है, कौन ज्यादा सीट वाला है, किसको सत्ता सौंपी जा रही है। मेरे ख्याल में ये ऐसे चीजें हैं कि जो यहाँ लोग बैठे हैं, नॉन पॉलिटिकल जो फिगर्स हमारे साथ में बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश में अवसरवादिता की राजनीति है। आज पंकज जी जो बात कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर को पता नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में क्या आनंद आ रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर जो बात कहते हैं अगले पल वही वो ऐसा ही होता है। हम जिसको लेकर के कोसते हैं कि अभी आप कहेंगे कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस और सिद्धरामैया और माफ करिएगा कुमारस्वामी आमने सामने थे, एक दूसरे को कोस रहे थे और सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की पार्टी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? खैर मेरा मुद्दा नहीं है ये,
ये मुझे लगता है कि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए, आदेश पांडे हमारे साथ में इस वक्त आम आदमी पार्टी से, मैं एक बार उनसे जानना चाहूंगा। आदेश, पॉलिटिकली आप लोगों को कमियां नजर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है गवर्नमेंट में, लेकिन कुछ उपलब्धियां पंकज जोशी साहब गिना रहे हैं कि हमने बहुत सारी, रोजगार की बात करें तो मुद्रा योजना काफी कारगर बताते हैं कि मुद्रा योजना बहुत अच्छी योजना है। डिजिटल इंडिया का लोगों ने फायदा उठाया, कैशलेस इकोनॉमी को लेकर के आने की कोशिश की है, नोटबंदी का बड़ा फायदा हुआ है कि करप्शन उससे खत्म करने, 3 चीजें थी, टेरर फंडिंग रुकेगी, करप्शन रुकेगा और ब्लैक मनी आउट होगी सिस्टम से। हालांकि हम इस मुद्दे पे एक दिन पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी व्यापार से जुड़ा मामला है, क्योंकि ये बड़े व्यापार को मजबूत करने के लिए मोदी साहब का एक स्टैंड था जीएसटी और काला धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी। तो वास्तव में इससे तो कुछ सहमत होंगे कि मोदी साहब के बड़े स्टेप थे जिसकी वजह से फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मोदी जी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं। वो एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, लेकिन दार्शनिक के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि दार्शनिक जो है वो इंप्लीमेंटेशन का काम कभी भी नहीं करता। आपने बिल्कुल सही कहा, जब उन्होंने, आपने बाड़मेर का कोई एक अपना वो बताया किस्सा कि जब उन्होंने बोला कि 1.5 साल तक जो है मुझे फाइलों को समझने में लगा, तो बाकी के जो उन्होंने टाइम 2.5 साल 3 साल का जो काम किया है वो उन्होंने कैंपेनिंग का काम किया। तो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को अभी हमारे काम करने का मौका ही नहीं मिला है। ठीक है, अब दूसरी एक बात, हमारे बहुत कई पूर्व वक्ताओं ने ये बात भी बोली है कि जो है हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है, अपन इसको चाहे बी इकोनॉमी बोले, चाहे काला धन बोले, चाहे कुछ भी बोले, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में टर्मोइल था, इकोनॉमिक टर्मोइल था, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस पैरेलल इकोनॉमी की वजह से 2008 में भारत बचा रहा। पूरे के पूरे अगर विश्व की बात करें, चाइना, कोरिया, इवन जो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान में 2008 में इस इकोनॉमिक टर्मोइल का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, मैं कहीं पर भी ब्लैक इकोनॉमी को, पैरेलल इकोनॉमी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आप बार बार हम बात करते हैं, अभी जोशी साहब भी इस बात को बोल रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जो आज जिस विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस होती थी, वो ये बात करती थी कि नहीं, हम विश्व में जो है खुद अपना एक उत्पादन करेंगे, हम विश्व में जो है अपनी एक लीडर बनकर के दिखाएंगे। आज वही 4 साल बाद वो भाषा पूरी तरह से बदल गई है। जो कांग्रेस किसी तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी का इस्तेमाल करती है। वो भी बोलती है कि इकोनॉमिक टर्मोइल है जो पूरे के पूरे विश्व में, तो हम भी उससे अछूते नहीं रह सकते। ठीक है, आप बिल्कुल सही बात है, आप उस बात पे अगर रहते हैं तो टिके रहिए। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब यूरोपियन यूनियन की बात होती है, डेवलप्ड कंट्रीज की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, तो वहां पर एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति की, जो कमाने वाला व्यक्ति थी, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो बेरोजगार हो जाता है, उस केस में भी उसके पीछे वाले जो है, उसके जो डिपेंडेंट है, उनको किसी भी तरीके से, चाहे मेडिकल असिस्टेंस की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, उसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और लाइफ एज इट इज कंटिन्यू रहती है। ठीक है साहब, आज सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आपके पास है नहीं। जिम रोजर्स को मैं इसमें यहां पर एक आपको मेंशन करना चाहूंगा। जिम रोजर्स ने अभी मोटा मोटी करीब 8 महीने पहले, जो इन्वेस्टमेंट के बड़े गुरु हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, उन्होंने आपके प्रवक्ता किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि जिम रोजर्स साहब से कि आप जो है इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा एवेन्यू इंडिया में क्या मानते हैं। उनका एक ही जवाब था जो बड़ा अपने आप में बड़ा दर्दनाक है। वो एक, उन्होंने ये कहा कि जिस देश में किसान आत्महत्या करता हो, उस देश में कमोडिटी से अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझिए कि वो उनको मालूम है कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लायक इंडिया नहीं है। ठीक है, आप अगर आज इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू की बात करें, आप पुरखों की, आपके पिताजी की बात कीजिए, मेरे पिताजी की बात कीजिए, दादाजी की बात कीजिए, सबका मेजरली इन्वेस्टमेंट होता था सोने में और या फिर जमीन जायदाद में। ठीक है, आप ये बात कहते हैं कि आज करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से सोने को जो है हमारे को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, या किसी भी तरीके से, चाहे वो स्मगलिंग होकर के आए, चाहे कैसे भी आए, हमारे को उसको डिमोरलाइज करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से बात सही है। आप रियल एस्टेट में आपने क्या किया, रियल एस्टेट में आपने आम आदमी के पीछे भी जो है अपने इनकम टैक्स के लोग छोड़ दिए। होना क्या था, आपको करना था, जो बेनामी संपत्ति वाले लोग थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, राजनीतिज्ञ थे, आज उन लोगों के पास बेनामी संपत्ति है। आज मैं कमाने वाला हूं, मेरे साथ में और लोग कमाने वाले हैं,
अपनी इनकम में से इनकम आज कोई अगर खरीदता है अगर प्रॉपर्टी को, तो उसमें कहां गुनाह है मेरे को बताइए। लेकिन आपने उस एवेन्यू को बंद करके आपने इन्वेस्टमेंट का रियल एस्टेट बंद कर दिया, बुलियन मार्केट सोना चांदी बंद कर दिया। मेरी भूपेंद्र जी बात कंप्लीट होने दीजिए। उसके अलावा जो है आपने म्यूचुअल फंड में अगर बात करते हैं या शेयर मार्केट में बात करते हैं, तो लेटेस्ट में आपने एक LTCG और लगा दिया। मतलब आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो आम आदमी है वो पूरी तरीके से आज कमाए और आज खत्म कर दे, और अगर उसकी रातों रात अगर कहीं हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए या वो बेरोजगार हो जाए तो अगले दिन से वो सड़क पर आ जाए। इस तरीके की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए अगर मोदी जी को हमारे को चुनना था तो ये हमारा सबसे बड़ा गलत हमारा एक निर्णय था। चले, अंकित भारद्वाज हमारे साथ में इस वक्त हैं। अंकित, आप जैसी एज के बहुत सारे लोग थे कि एक तरह से मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह की एक बगावत दिखी थी मोदी साहब के समर्थन में। मैं बगावत इस नाते कह रहा हूं कि लोग निकल करके आए थे कि कुछ नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, और मोटिवेशनल स्पीच बहुत सारे थे। लेडी श्री राम कॉलेज में उनका जब एक स्पीच था तो मुझे भी अच्छे से ध्यान है, मुझे खुद को भी लगा था कि इस देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। बड़े लोगों ने सुना भी था कि पानी का आधा ग्लास भरा हुआ है। नजरिया आपका है कि उनके नजरिए से, मेरे नजरिए से पूरा भरा हुआ है, आधे में हवा है आधे में पानी है। हमने भी ताली बजाई थी टीवी के सामने देख करके, और उस वक्त का यूथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अच्छे से एक रूट पकड़ा था उन्होंने कि मोदी साहब होना चाहिए। रोजगार की अगर हम बात करें तो यूथ कितने संतुष्ट है मोदी साहब से अभी? देखिए, जहां तक बात आती है, आज भी मोदी जी ने जो वादे किए, हालांकि वो आशातीत परिणाम नहीं निकले उनके, जो वादे किए थे वो धरातल पर नहीं आए, लेकिन काफी हद तक जी जो हम तुलना करते हैं, यदि हम कांग्रेस सरकार की और भाजपा सरकार की तुलना करें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज का युवा, हाँ थोड़ी बहुत संदेह है, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ शिकायत भी हैं, और हर सरकार से होती है, शिकायत वाजिब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आज चलो मैं मान रहा हूं कि थोड़ा रोजगार के क्षेत्र में, जैसे कि ILO की रिपोर्ट आई है कि पिछली वर्ष 3.4% थी बेरोजगारी दर और 3.5% हो गई, तो थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन इसके इंटरनेशनल एजेंसी वो कह रही है कि आने वाले कुछ 3-4 वर्षों में हमारे भारत की इकोनॉमी अमेरिका और जापान के साथ खड़ी होगी, और इसमें वास्तव में कोई दोहरा नहीं है। आज मोदी जी के कामों से कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं। रोजगार के मामले बढ़ रहे हैं, और देखिए जहाँ एक हम गांव में देखा, तो मैं अभी गांव में गया था, तो मैंने एक वो थी प्रधानमंत्री की योजना है PMKVY योजना, कौशल विकास योजना, तो उसमें मैंने देखा कि कई मेरे साथी ऐसे थे जो ऐसे घूमते थे, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने का केवल स्किल डेवलपमेंट कोर्स किया, और आज वो ज्यादा नहीं तो इतना है कि 6-7 हजार रुपए अपने महीने के कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। आज हम देखें, आज हमारे जैसी उम्र के या हम पहले मोबाइल जानते समझते नहीं थे, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं डिजिटल हो रहा है इंडिया। और जियो का डेटा और दे दिया फिर उसके साथ में, वो तो है ही। हाँ। अब कितना सस्ता हो गया नेट, ये तो आप भी जान रहे हो। आज 2G नेट चलाते थे, आज 4G नेट चला रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। और विदेश नीति देखिए आप, विदेश नीति देखिए, अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान से आवाज आई कि आप गोलीबारी बंद करिए, तो कहीं ना कहीं वो जमाना तो गया कि हमारे दुख होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है जब मैं देखता था कि 2 सैनिकों के सर कट के आ गए, तो हमारी सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन आज देखा जा रहा है कि हर दिन औसतन 2 या 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, और ये एजेंसियों का, सर्वों का, आंकड़ों का कहना है, बिल्कुल कहना है कि अब सैनिकों की मौत कम हो रही है, और आतंकवादियों में वो है, डर है, वह है, अपराधियों में वह है। कहीं ना कहीं मतलब विदेश नीति, और डोकलाम मुद्दा आप देख लीजिए, डोकलाम में चीन को ना पड़ा, तो कहीं ना कहीं, और विदेशों में देख लीजिए, आज अमेरिका, चीन, जापान, हर जगह जहां मोदी जी जाते हैं, जहां आज भारत का कहीं ना कहीं स्थान उच्च हुआ है, भारत की प्रभावशीलता बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के अच्छे दिनों की ओर चल रहे हैं अभी, ये मान सकते हैं। यूथ काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं मोदी साहब के इस कार्यकाल को। जी, मैं देखो, शिकायत तो मुझे भी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है नहीं आपको, चलिए आप शिकायत बताइए, क्या शिकायत है आपको मोदी साहब से? शिकायत ये है कि जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में 12 लाख स्कूलों में 12 लाख पद खाली है शिक्षकों के, वो भरे जाने चाहिए। IIT, NIT, IIM में 6500 पद खाली है, वो भरे जाने चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब एक संगठित रोजगार, जो संगठित क्षेत्र है उसमें रोजगार बढ़े, असंगठित के वजह। तो बस ये शिकायत है कुछ, बाकी मोदी जी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी युवा पीढ़ी कह रही है। और ये आप देख लीजिए, इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं, गैलप सर्वे के अनुसार आज हमारे मोदी जी हैं, और हमें गर्व की बात है कि मोदी जी तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता। मूडीज की रेटिंग हुई, उसमें 100 स्थानों का एकदम उछाल आया, तो एक बहुत
अच्छे संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन सर्वे तो बदलते हैं। मोदी साहब को ये भी कह देते हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो घटता जा रहा है। नहीं, विश्वास, हालांकि वो मोदी जी की जो 2014 में लहर थी, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, जो 2014 में लहर थी वो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी का प्रभाव कहीं ना कहीं है। और आप देख लीजिए आज 19 से 20 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो प्रभाव तो रहेगा उनका। नहीं, प्रभाव आप पहले के प्रधानमंत्री देखिए, मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, मेरे को ध्यान है, देहाती महिला कह के बुलाते, तो वो आज इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता, मैं जहां तक समझता हूँ। क्या हो गया अभी आप देख लीजिए, कोई आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई कहते देहाती महिला नरेंद्र मोदी जी नहीं कहे, तो पहले कह सकते थे। पहले तो कहा है, हमारी गलती थी। नहीं, पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने माना कि हमारी गलती थी, बॉम्बे में हमारा हाथ था। चले, मैं एक फूलचंद जी हमारे साथ में, कृषि को लेकर के आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सरकार के बड़े वादे थे, लेकिन सरकार का अभी ये कहना है एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि 2022 का आपको वेट करना होगा। पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वेट करने के लिए किसान और मजदूरी क्यों होता है, बाकी वर्ग क्यों नहीं होता, तो वेटिंग में हमें क्यों रखा रहता है। 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की यूपीए कार्यकाल में, 1.5-2 लाख की आत्महत्या हो गई। अब कितने मारने के बाद में हमारी स्थिति सुधारी जाएगी? सरकार थोड़ी मारना चाह रही है। हाँ, सरकार की नीतियां मारती है, सरकार किसी को नहीं मारती। चले, कौन सी नीति ऐसी है जिसकी वजह से किसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? सबसे पहली नीति, जब मोदी जी आए, सबसे पहले अगर कहीं तलवार चलाई गई तो किसान के सब्सिडी पे चलाई गई, समर्थन मूल्य के बोनस पे चलाई गई। आज तक हमारी जिंसों का समर्थन मूल्य पे, न्यूनतम मूल्य पे 100% खरीद नहीं हो पाई। इनमें क्या सर, पीछे वाले सरकारों में कमी बाद में निकाले, पहले आप हमारी जो जिन्स पैदा हमने की उनको अगर आपने पूरी खरीद ली, मैं मानता हूं मोदी जी बहुत अच्छे आदमी। आज मेरे हिंदुस्तान के किसान को बांटा जा रहा है, पंजाब के किसान का 2.5 लाख माफ हो रहा है, महाराष्ट्र के किसान का पूरा माफ हो रहा है, राजस्थान का किसान का 50,000 वो भी कौन कर रहा है? राजस्थान सरकार। तो एक समय, अरे हिंदुस्तान के किसान को तो एक रहने दो आप, इसको भी राज्य में बांट रहे हो। राष्ट्रवादी हम हैं, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे हम, पर यहां बांट के मारेंगे हम। किसी को जाति में बांटेंगे, किसी को धर्म में बांटेंगे, अब तो किसान को राज्य में बांटेंगे। इसलिए मोदी जी को जो भी ये लोग आज ये कह रहे बहुत अच्छे मोदी जी, राष्ट्र को बहुत आगे ले जा रहे हैं, मेरा मानना यह है अगर यही पोजीशन चलती रही तो राष्ट्र तो आगे जाएगा पर मोदी जी बहुत पीछे है। आज के किसान का ये मानना है। बाकी ये राजनीतिज्ञ लोग है ना, सब अपने अपने लोगों के चश्मा हटा के बात करेंगे, नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज धरातल पे देखो मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बेरोजगार लाइन में है, किसान वेटिंग में है, मजदूर वेटिंग में है, और मेरे हॉस्पिटलों की हालत देख लो, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, ये व्यवस्था कौन करेगा? डीजल 50 रुपए से 73 रुपए है। आज मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम घूम के मेरे देश के पैसे को वहां ले जाके मुझे ये तो बताया कि विदेश में जाके मेरे देश के लिए क्या लेके आए, जहां भी गए मेरे देश का पैसा लुटा के आए। एक भूकंप आया 1000 करोड़ दे के आ गए, दूसरी जगह प्राणी बची 2000 करोड़, यहां मेरे मरने वाले भाइयों के लिए क्या दिया आपने? मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, 4 साल बहुत अच्छे निकले। आने वाले 2022 तक मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर उन्होंने सपना किसानों को दिखाया है कि हम दुगनी आय कर देंगे। आज मुझे ये तो बताए कि मेरे किसान की आय क्या है? 6100 रुपए, और 6100 से डबल करने जाने वाले हैं 12,500, और 12,500 कौन सी आय है? 5 आदमियों का एक परिवार होता है किसान का, उसको एक यूनिट मान रहे हैं। आज आप उसके घर में एक मोटरसाइकिल है तो महीने का एक दिन का 1 लीटर अगर उसको डीजल वो पेट्रोल चाहिए तो वो यूनिट वो चला सकता है कि उस मोटरसाइकिल को पेट तो भर नहीं सकता। आने वाला चुनाव होगा रोटी और मोदी का, अगर रोटी चाहिए लोगों को तो मोदी को हटाना पड़ेगा, और अगर मोदी चाहिए तो रोटी खाना बंद करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। क्या बात, आपने तो बड़ी बात कह दी है। मैंने आज की स्थिति से अवगत कराया। चलिए पंकज जोशी साहब जवाब देंगे भी इस बात का। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो इन्हीं का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि राज्यों में नहीं बांटना चाहिए, और कह रहा है कि 6150। मैं कह रहा हूं पंजाब के किसान की आय क्या है ये बताते हैं, और पंजाब में कितने किसान ऐसे हैं जो आय का सुनिए एक बार सुन जाइए, आप बोले मैंने कहीं बोला।
पंजाब में कितने किसान ऐसे जो आयकरदाता हैं? अभी जब लोन माफ किए गए तो बेसिकली सबसे पहले ये बात की गई है ना, लगातार ये बात होती रही कि लोनों पे जब माफ होते थे तो उन लोगों के लोन माफ होते थे जिनकी लोन जो है जो आयकरदाता होता था, जो सर्विस में होता था, जो बेसिकली जो है पेंशन भोगी होता था, जो बेसिकली जिसने पैसा कहीं ना कहीं उससे आ रहा है उसके पास होता था। लेकिन आज सरकार ने कहा कि इन लोगों को पैसे दूसरी आमदनी से हैं, इनके पास जमीनें हैं, जमीनें होंगी किसी दूसरे के नाम पर, लेकिन जो है और पैसा जो है जो किसान है वो वही मर रहा है, उसको माफ नहीं हो रहा, माफ उसका हो रहा है ना, उस पर बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस पर बात करने की आदत यह कि हम बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि भाई जो चीजें हैं आज जो बेसिकली सब्सिडाइज था, इन्होंने कहा सब्सिडी खत्म कर दी। सब्सिडी के अंदर 1985 के अंदर जो है राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि जो है 85 पैसे लोग खा जाते हैं, है ना, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मैं कह रहा हूं सब्सिडी में कोई आगे बताए, है ना, कि सब्सिडी के अंदर ये पैसा मेरे पास नहीं पहुंचा और इस टाइम का नहीं हुआ। मैं बहुत बार जाता हूं, जाकर के मैंने पिछली बार देखा, आपने हेल्थ की बात करी, हेल्थ में गया तो मेरे से उसने लोगों ने कहा कि साहब ये चीज मुझे नहीं मिली, है ना। उन्होंने कहा जाकर के कि ये तो बिल रहा, है ना, ये पूरा अमाउंट रहा और ये इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट किया, है ना, उसके पूरे के पूरे हिसाब आज हैं। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र ने कहा कि साहब जो है सुनिए मैं आपकी में आ रहा हूं, वही आ रहा हूं, एक मिनट आप कर दीजिएगा प्लीज, एक बार अब आपने, इन्होंने कहा कि आप पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की नहीं है, 2 मिनट तो जाइए आपने बोला जो है ना, इन्होंने बहुत सारी बात की। मैं कह रहा हूं इन्होंने जिम रोजर की बात की, इन्होंने वॉरेन बफेट की बात की। बेसिकली इज द सेम प्रोसेस। वॉरेन बफेट ने कहा बेसिकली कि सबसे अच्छा यदि कोई इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया है, जो कि ग्रोइंग कंट्रीज है ना, सबसे बाद में है। और उसके बाद में लगातार दूसरे वॉरेन बफेट की 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक सुनिए, अरे सुन जाइए ना, अरे सुन तो जाइए ना एक मिनट। आपके पास तो सरकार वहां जाए एक इंच का एग्रीकल्चर जमीन नहीं है, और मैं कह रहा हूं 10,000 करोड़। सुनिए आप मेरी बात सुन जाइए, दिल्ली के अंदर यदि बॉम्बे में किसी की सरकार बना दी जाए, है ना, तो बेसिकली वो क्या दे सकता है एक आदमी को? मैं कह रहा हूं इतना दे सकता है जिसकी हद नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का टैक्स और बॉम्बे का टैक्स, बॉम्बे इकोनॉमिक कंट्री है, दिल्ली में हालत ये थी कि 12,000 करोड़ का जो है लगातार जो है सरप्लस आता था। आज हालत क्या है? आज आप हालत देखिए, बैठ के अंदर हालत देखिए इनकी। मैं हर एक जवाब पे आ रहा हूं, हर एक जवाब पे जो आपने प्रश्न उठाए, जो प्रश्न उठाए मैं उसमें आ रहा हूं, जो प्रश्न देखिए, ऐसा नहीं कि हमने ये लिखा कि हम 100% सही है। एक मिनट से आप क्यों नहीं, ईज ऑफ डूइंग का जो आपने दो सर्वे वो खाली मुंबई और दिल्ली के ऊपर ही थे, जिससे देश के आप उसी को कमजोर बना रहे, तो बाकी जगह तो कमजोर होएगा। सर नहीं, मैं वही आ रहा हूं 2 मिनट ले यार। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, चलो पंकज जी आपका मैं जवाब लूंगा, किसान के ब्रेक के लिए रुक रहा मैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, मोदी सरकार के 4 साल। पंकज जी आपके पास में आऊंगा मैं, अभी जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, सबसे बड़ी बात यह होती है कि इकोनॉमिक्स की जो हम कुछ समझ पाते हैं, एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ता है, इंपोर्ट अगर हम कम करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हमने एक रूट फॉलो किया है कि जिसकी वजह से सरकार का विजन कहीं दिखता है। मैं तो एक तो इस पे जानना चाहूंगा। दूसरा, अभी जिक्र आ रहा था बीच में से कि मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, विदेश से इन्वेस्टमेंट का क्या इस तरह भी क्या वास्तव में यूपीए गवर्नमेंट इसके लिए कहीं पे अभी राइडर का काम, जैसे पंकज जी ने कहा कि 4 साल तक इन लोगों ने जो पॉलिसीज की हुई थी, हम कल भी जो बहस कर रहे थे तो मुद्दा यही था कि कालाधन इस वजह से नहीं आ पा रहा है कि पिछली सरकारों की कोई पॉलिसी नहीं थी। खैर चलिए, लेकिन अभी मैं चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक वर्तमान सरकार से जवाब चाहती है, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि भाई आपको चुनाव नहीं इसी वजह से था, तो जवाबदेही तो आज की सरकार की है। मेरे जो 2 सवाल है मैं उस पर जानना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी है, चलिए मानते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या पोजीशन है अभी? देखिए वीरेंद्र जी, जो आपने मुद्दा बताया मैं इसकी भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक नॉन पॉलिटिकल इशू, क्योंकि इकोनॉमिक्स का खेल है, नॉलेज का खेल है, हिडन चीजें, जैसे यहाँ पे चुनाव आ रहे हैं तो अभी बीजेपी आके कैंप कर देगी वोट लेने के लिए, सब करते हैं। ऐसे ही क्या, जब हमने ये ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल कैपिटलिज्म को अपना लिया है, तो आप जो निराशा वाली बात कहते हैं, लोगों में निराशा क्यों?
तो हमने ऐसे कैपिटलिज्म को अपनाया है कि वो दैट कैपिटलिज्म प्रोड्यूसेस पेसिमिज्म, उसकी नेचर है कि वो पेसिमिज्म को प्रोड्यूस करता है। उस पेसिमिज्म को पकड़ने के लिए, उसकी रीढ़ को तोड़ने के लिए हमको काम करना चाहिए, और एक फाइनेंशियल वीपन इसमें काम करता है जो आपकी पूरी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला करता है, कोलैप्स करता है। वो हमारे सिस्टम में हो रहा है। वो एक ट्रेड है जो कांग्रेस ने चालू किया था, बीजेपी के समय में हुआ था, कांग्रेस ने कैरी ऑन किया, आज भी चल रहा है। उसके आंकड़े पूरी डिटेल में चाहेंगे तो उनको दे दूंगा। लेकिन वो एक डेरिवेटिव ट्रेड, सट्टा जिसको कहते हैं, वो एक्सपोर्ट ऑफ सेविंग। पिछले 17 साल से हम उसका डेरिवेटिव इंडेक्स की ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव किया करते हैं, और उससे उसका टर्नओवर बताता हूं मैं आपको, 3640 लाख करोड़। मतलब आप उन दोनों नेताओं को कह दो तो ये उसमें कितने बिंदी लगेगी उसके वो सही नहीं बता सकते आप। अगर उसका 5% या 10% पैसा अगर बाहर चला गया, ये सब उसकी जड़ प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई सी भी सरकार आए, अगली सरकार, ये पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ये इकोनॉमिक्स का इंटेलिजेंटली बाहर है, जिसको नहीं तो पार्टी के लोग समझ पाते हैं। हम ये इश्यूज में छोटे मोटे उलझे रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। उसकी मार को हम झेल रहे हैं। अब उसका जो स्पीड है ना, वो आप मान लो आज भी हम उसको रोकते हैं तो 70% काम तो हो गया, लेकिन 30% को अगर बचाए रखना है तो एक टेबल पे बैठ के सबसे पहले वो कांग्रेस के नेता भूल जाएं, वो इंडस्ट्री वाले लोग हैं ये भूल जाए, मैं ये माने कि मैं पार्टी लीडर नहीं हूं, मैं तो एक जनसेवक हूं या पब्लिक का नेता हूं। ये करके उस पर हम कैसे करें, विचार विमर्श करें, उसको रोकने की कार्रवाई कैसे करें, उसको कैसे निपटा जाए उससे। और नहीं है तो वो आपको एक साल में ऐसी परिस्थितियां ला देगा कि जो वो मोदी जी ने जो उस समय 2014 में आए थे कि मैं अच्छे दिन ला दूंगा, वो उन दिनों से भी खराब स्थिति हो, क्योंकि उसकी नेचर वो पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स की लड़ाई, वो इकोनॉमी जीतना चाहती है। तो उसका जो फाइनेंशियल वीपन का जो टूल है, उस टूल को हमकी नेचर को समझने की जरूरत है। वो अंदर ही अंदर हमको खोखला करता जा रहा है। पूरा सिस्टम, इसको कहते हैं कि पूरी इकोनॉमी का जो शेप बनती है ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर, वो ऐसे ब्रेक हो जाती है उसका आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस धरातल पे हम वहां पे नहीं पहुंचे। उसके पहले क्या करना चाहिए, बहुत है उसके काम करने के लिए ऐसे इजी नहीं है उससे पार पाना, लेकिन ये एक थॉट का प्रश्न है। आप पार्टी लेवल पे भी आपको करना चाहिए, ये नहीं कि पार्टी को ठोकेगा, आप बताऊंगा कांग्रेस आएगी तो उसी को ठोकेगा। ये इनस्टेबल फॉर्म में ही आपको पॉलिटिकल सिस्टम को रखेगा, स्टेबल होने ही नहीं देता इसके लिए। उस पे हमको समझना ही, चाहे किसान की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे किसी के आम आदमी रहने की बात, सब आप अंदर ही अंदर हम जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यही तो संकट है अभी आप। तो ये फाइनेंशियल वीपन है, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम लाता है, ये सक कर लेता है लिक्विडिटी को सिस्टम में। तो वो सकिंग ऑफ लिक्विडिटी हो रहा है, उसका 70% काम हो गया, 30% बाकी है, वो एक साल में हो जाएगा और वापस हम वहीं आ जाएंगे। वो एक सबसे बड़ा चुनौती। मेरे तो 2 छोटे सवाल थे, क्योंकि एक एक्सपोर्ट की जहां तक आपने बात की, हमारा एक्सपोर्ट पिछले 5-7 साल से देख लो आप, वही है $300 बिलियन के आसपास में। अजय जी मेरे से ज्यादा अच्छे तरह समझते हैं, वहीं पे घूम रहा है। हम प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं, बल्कि अब आप तो इम्पोर्ट का बिल हमारा ये ऑयल और के कारण से और बढ़ रहा है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो कहते हैं हम ये कि धुआं उड़ाने का जो है एक ये नई चैलेंज और आ रहा है, तो इसलिए एक्सपोर्ट पे भी बात होनी चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, हम इसको काउंटर कैसे करें। बाकी FDI वगैरह ये अभी कोई नहीं आएंगे। अभी ये जो दौर है वो एक अजीबोगरीब, बिल्कुल आप कर रहा हूँ, ये सबसे पहले इसको रोकना, ये आपको अंदर से आपकी बैंकरप्सी की कोर्ट पर लाइन लगा देगा, आप राशन की दुकान में जैसे लगते थे, वैसी स्थिति में देश जा रहा है। उसको रोकने के लिए उसको पहले इस पे हिट करना जरूरी है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे जी पंकज जी, आपके पास में आऊंगा मैं। शिप्रा जी, आपके पास भी आना चाहूंगा मैं, क्योंकि 4 साल में सरकार कहां स्टैंड करे ये तो हमने चर्चाएं की। जयसिंह जी कोठारी साहब ने एक अलार्मिंग पोजीशन, मतलब एक स्टेज पे लेकर के आए, सरकार का काम है, इस पे गौर करती है नहीं करती है, वास्तव में देश हित में करना चाहिए। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि 1 साल में सरकार को क्या स्टेप्स उठानी चाहिए कि कम से कम रिमेनिंग जो डेज है उससे तो हम कह सके कि अच्छी दिनों की ओर हम बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने बहुत पहले 2 नारे दिए थे, मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया, और देखने वाली बात यह है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शुरू से ही चर्चा में एक बात निकल करके आई है कि MSME जो वर्ग है वही सबसे ज्यादा आज पीड़ित है। MSME वर्ग ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है और GDP में कंट्रीब्यूशन भी वो सबसे ज्यादा ही करता है। मेरा ये मानना है कि अगर मोदी जी अपनी पॉलिसीज के द्वारा
कुछ ऐसा करें कि ये जो डूबता हुआ व्यापारी वर्ग है एमएसएमईज का, वो थोड़ा उभर करके आए, क्योंकि एक छोटी से छोटी दुकान भी 5 से 10 लोगों को व्यापार देके चलती है। और मैं खुद स्किल इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, और जो 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह पाता है वो नौकरी के लिए बॉम्बे दिल्ली नहीं जा सकता अपने परिवार को छोड़ करके। इसलिए बेहतर ये होगा, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो या बीकानेर हो, आप छोटे छोटे जो आपके उद्योग हैं उनको सपोर्ट करें, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो, छोटे छोटे रोजगारों को वहां पैदा कर सकें। इससे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो भी किसी हद तक कम होगी। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पे हमारे किसान भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी बड़ी दुख की बात है कि उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया, जबकि हमारा शुरू से ही भारत देश जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड रहा है। एग्रीकल्चर में भी बहुत से इनोवेशंस हुए हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। ये सब चीजें गांवों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जबकि शहरों में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि भारत देश में मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और सबसे ज्यादा टैक्स भरती है, उसको सपोर्ट करने के लिए नीतियां नहीं बनाई जाती। जो अपर सुपर रिच क्लास है वो उसको कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मेरा ये निवेदन है कि एमएसएमईज को और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करके उसको ध्यान करें, क्योंकि हम रूट्स हैं, हम बेस है सोसाइटी का। इनको सपोर्ट करेंगे तो साल भर में स्थिति सुधर जाएगी। अजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अजय अग्रवाल साहब, आपके पास में कि देखिए, डिमांड कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि वॉइस जानी चाहिए। हो सकता है जैसे अभी अजय अग्रवाल साहब ने आपने भी कहा, गुप्ता जी ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से कुंडली मार करके रखती है कि आपकी नीयत पे तो शक नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे कुछ। अब होना क्या चाहिए कि एटलीस्ट अगर कहीं पे कोई तकलीफ है तो हम उससे बाहर आ सके? देखिए, सबसे पहले तो शिवराज जी ने जब ये बात की थी कि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, पर एक बात इन्होंने कही थी कि जीडीपी में भी योगदान होता है। मैं बताऊंगा, जीडीपी में योगदान एमएसएमई सेक्टर का कम होता है, इसीलिए ये आज की तारीख में पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर जीडीपी को बढ़ाया जा रहा है, और रोजगार और जो एमएसएमई के जैसे जो सेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो जीडीपी में या किसी के साथ दिखाने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में किसमें योगदान रहा, वो ज्यादा नहीं दिखता। इसलिए सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर अपन कहें देश के अंदर रोजगार बढ़ाना है, जैसे अब कहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सबसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आज भी हमारे पास समय है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने किया है एक अच्छे सोच के साथ में अगर अपन ने कोई काम किया गया है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने को एक रूट लेवल के ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं प्रयत्न करना पड़ेंगे। और वो प्रयत्न करने में यही है कि जो मतलब कहते हैं नीचे के लेवल से, जहाँ से रोजगार का सृजन होता है, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ छोटे छोटे रोजगारों के साथ के अंदर देश को आगे बढ़ाया जाता है, मेक इन इंडिया का जो अपना प्रोग्राम था उसको कराया जाए। एफडीआई जैसे चीजों के लिए जिसके लिए बीजेपी हमेशा विरोधी थी, और जो कह रहे हैं कि 2013 तक किया, 2014 तक के हिसाब से उन्होंने सरकार बनाया, उसके विरोध में आप खड़े हुए और हम आपके साथ में खड़े हुए। आज आप उसी को साथ में आगे लेके आ रहे हो, उन्हीं चीजों को पीछे कर रहे हो, तो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जनरेशन होने के लिए देश में जब कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव, जो अपनी चीजें होनी चाहिए वो भी हो रहा है। सारी चीजों का एक मूल सबसे बड़ी जड़ की जा रही है, जो अभी तक हम लोगों को लगा कि दो चीजें। सबसे पहला तो पीछे की परंपरा को दोहराया जा रहा है कि पहले ये नहीं हुआ, पहले ये उसने ये कर दिया। ये कभी भी अपने का किसी काम को कहे ना करने की एक परंपरा होती है सारी चीजों के अंदर जो अपन काम करते हैं। और दूसरा एक सोशल मीडिया और मीडिया जो भी इसके साथ में जो प्रचार किया जाता है, उस प्रचार को इस तरह से किया जाता है कि जी ये आपने कहा है। अगर कोई भी चीज कोई बताता है कि आंकड़े की, जैसे अभी हमारे किसान भाइयों ने एक चीज के लिए बताई, तो तुरंत क्या किया जाता है कि साहब आपने ये नहीं बताया कि साहब इनकम टैक्स देने वाला आदमी था, हमने उसको करने के लिए हमने आपका भी कर्जा माफ नहीं किया। मतलब अगर जबकि कायदा ये होता है कि अपन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके चलते हो, पर यहाँ ऐसा हो रहा है कि साहब आपके पास किसी ने बना रखा है, पैसा बना रखा है, इसलिए वो किसान है, उसके कर्ज माफ नहीं करना, इसलिए हम आपके भी कर्ज 50,000 से ऊपर के माफ नहीं करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे अपने को बचना चाहिए। देश में कहीं ना कहीं हमारे को एक ऐसा माहौल देना चाहिए कि हम छोटे व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर, उद्योग, ये जगत आगे आए और आपके साथ क्या देश को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन भूमिका निभाए। अजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई सेक्टर को एक बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में देखा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एम्प्लॉयर एक बड़े रूप में है। और मुझे ध्यान है शायद जब यहाँ पे रिसर्जेंट राजस्थान था, उस दौरान एमएसएमई डे का कुछ जिक्र भी किया गया था। कितना क्या चला पा रही है सरकार कि हम व्यापारी को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म भी देंगे।
बेरोजगारी एक बड़ी जड़ है। पता नहीं दावे सरकार की तरफ से चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज जो दिखते हैं हालात वो हैं, और चाहे अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में हो, चाहे पढ़े लिखे लोग आ रहे हो, कैसे भी हो, इसको किस तरह से हम देखते हैं, कैसे दूर होंगे ये सब चीजें? क्योंकि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की चर्चा भी होती होगी कि बेरोजगारी हर व्यक्ति के लिए परेशानी है, इसको कैसे पटा जाएगा? मोदी साहब के पास में है कोई नुस्खा, या आप लोग बताते हैं उस पर गौर नहीं कर पाते हैं? नहीं साहब, देखिए मोदी साहब के पास सारे नुस्खे हैं, उनकी सारी स्कीमें हैं। मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया स्कीम है, एमएसएमई की सारी स्कीमें। मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आपको हमें कोई नई योजना नहीं चाहिए। भारत सरकार के पास सारी योजनाएं हैं, एमएसएमई के लिए इतनी अच्छी योजनाएं हैं, खाली कम समस्या हो रही इम्प्लीमेंटेशन की। आपके लिए इतनी योजनाएं हैं सरकार की, फार्मर्स को मालूम नहीं है। किसी फार्मर को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ऑलरेडी बजट योजनाएं हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। तो यदि सरकार को आज जो आपने बहुत ज्वलन समस्या बोली फार्मर्स की, आज भी मैंने पढ़ा कि लहसुन के दाम की वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। लहसुन 2 रुपए किलो में बिकने को तैयार नहीं है, 100 रुपए किलो में 2 महीने बाद हम ही खाएंगे। तो आज सबको मालूम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका आंसर। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, और मोदी साहब तो इतने ज्यादा लर्नर्ड है, इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि उनको सारी समस्या मालूम है। कहीं ना कहीं आपको वॉर फुटिंग पे उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो मोदी सरकार ने अनाउंस करी है, जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आज हम मेक इन इंडिया से देखिए, एसएमई सेक्टर के बहुत सारी योजनाएं हैं। आज मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, क्लस्टर की योजना है कि आप 20-25 इंडस्ट्रीज का क्लस्टर बना के आप प्रमोट करिए। आज राजस्थान में कम से कम 50-100 क्लस्टर मैंने डिजाइन किया हो सकते हैं। उन क्लस्टर से कम 3-4 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और भारत सरकार की फंडिंग योजनाएं हैं ऑलरेडी साहब, हमें नया कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पंकज जी को ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने जो योजनाएं बनाई है, कृपया करके वॉर फुटिंग पे उनको इंप्लीमेंट कर दीजिए और उनको मॉनिटर कर दीजिए कि वो वास्तव में रिजल्ट क्या है। जैसे अब आज स्टार्टअप इतना बढ़िया काम था, आज कम से कम 10-20 हजार स्टार्टअप तो आते थे, हम 80-100 पे क्यों अटके हुए हैं साहब? कहीं ना कहीं आप इंप्लीमेंट करिए, किसान की इनकम डबल क्या चबल अभी हो जाए। इतनी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेबसाइट पे जाइए, एसएफएससी की वेबसाइट पे जाइए, इतनी स्कीमें हैं, मतलब खजाना लगे बैठे हैं वो, इन तक नहीं पता। लेकिन हो क्यों नहीं पा रही? क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करिए जी। बस एक ही सर, हमारा एक ही निवेदन है एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन, एज ए इंडस्ट्री में, कि आप प्लीज वॉर फुटिंग पे इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करिए सर। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, अजय जी से, दोनों से ही। जब इलेक्शन थे, हालांकि मैंने सुना नहीं है कहीं पे मोदी जी को ऐसे कहते हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल लग रहा था उस वक्त कि शायद इनकम टैक्स को या तो खत्म कर देंगे या कहीं पे एक को सिस्टम इसका सेट होगा। दूसरा, इंस्पेक्टर राज हर बार कहा जाता है। मैं 2 चीजों पे जानना चाहूंगा कि व्यापारी क्या फील कर रहे हैं। सर देखिए, न तो वो इनकम टैक्स की बात करी, न इंस्पेक्टर राज कम हुआ। मैंने वही आपसे कहा, प्रॉब्लम क्या है मोदी साहब में और बेसिक रूप पे वही कहानी होगी, माइंडसेट ब्यूरोक्रेट्स का। मैंने शुरू में बोला, आज सारी जड़ की समस्या ब्यूरोक्रेट्स है। आप खाली उन पे एडजस्ट कर रहे हो जो बेचारा ऑलरेडी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में आने की कोशिश कर रहा है। देखिए देश की क्या हालत है, आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला फॉर्मल इकोनॉमी में आने की कोशिश कर रहा है, हम उसको रोक रहे हैं। उसको आने दीजिए ना सर, उसको गलतियां होंगी, उसको आने से रोक रहे हैं, वो डरा रहे हैं उसको। आप प्लीज उसको आने दीजिए। आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म कर दी, फॉर्मल को भी आप नहीं आने दे रहे। सबसे बड़ी समस्या आज, अब मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आज सब बड़े बड़े आंकड़े हैं, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ, बहुत अच्छे आंकड़े दे सकता हूँ। $8 और यूरो 68 रुपए था। आज यूरोप की इकोनॉमी इंडिया के सामने आज ही पिटी पड़ी है, तो यूरो 80 रुपए क्यों हो गया साहब? कोई जवाब है किसी का? 68 का 80 रुपए हो गए, क्या बातें करें। आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप इतना बढ़ता जा रहा है। अभी मेरे पास भारत सरकार से एक लिस्ट आई है IHS कोड के साथ कि साहब इनमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री बन सकती है। आज ही आई है मेरे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से MSc डिपार्टमेंट मेरे पास खुद के पास आई है कि अजय जी आप इसमें से देखिए किन 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 इंडस्ट्री लग सकती है। मैं देख के दंग रह गया साहब, इनसे मैं शेयर करना चाहता हूं। 60% में इंपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। 8,000 करोड़ के तो काजू इंपोर्ट हो रहे हैं साहब। मैं हैरान रह गया, दालें इंपोर्ट हो रही है और दालों के दाम किसान को नहीं मिल रहे। मेरे पास आज लिस्ट आई है, मैं प्रिंट करके लाता आपके पास, 90 पेज की लिस्ट है और भारत सरकार से मेरे पास आई है। मेरे को बोला गया उसमें कि साहब आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है। तो सोच है, लेकिन डाटा है, डाटा और सोच के साथ इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए साहब। हमें नई स्कीम नहीं चाहिए। इतनी अच्छी अगर देखा जाए एक सोच के साथ में लाई हुई एक चीज थी, पर जीएसटी का इतना खराब इम्प्लीमेशन, इवन तो आज तक के लिए भी
अगर आप कहें सबने जिसको अपना लिया, जो इसके साथ में देश आगे चल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और वहां पे स्थिति यह है कि कभी ये देते हैं कि इस कारण से आपका हो जाएगा, कभी इस कारण से हो जाएगा। अगर आपने अपने बोर्ड के ऊपर नहीं लगाया तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। बोर्ड पे लगा दिया तो आपने अपने घर का दरवाजे के बाहर नहीं लगाया तो आपके पास बोले आएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अब आएंगे सब जगह धरपकड़ करेंगे, एक बहका सा माहौल बनाया हुआ है। तो अच्छे दिन किसके आ रहे हैं फिर इसमें? अच्छे दिन तो सब पहले भी अधिकारियों के थे, राजनीतिकों के थे, आज भी उन्हीं के ही हैं। किसान पहले भी मर रहा था, व्यापारी पहले भी त्रस्त था, हर आदमी, और उनके बाद में उसके बाद में भी अगर देखा जाए, मैं कहता हूँ आज की तारीख के अंदर अगर अपन आम आदमी की तरह देखा जाए तो जो शिक्षा के ऊपर होना चाहिए वो शिक्षा पे कोई खर्च नहीं हुआ, जो अपने सुरक्षा के ऊपर होना चाहिए वो सुरक्षा पे खर्च नहीं हुआ। मेरे अभी साथ में यंग जनरेशन ने बताया साहब पाकिस्तान से सिर काटने वाले कोई आतंकवाद बंद नहीं हुआ। जो डिमोनेटाइजेशन के अंदर था कि आपने 3 चीजें बताई थी कि साहब करप्शन कम होगा, कोई करप्शन कम नहीं हुआ, पहले की तुलना करप्शन पहले से बढ़ गया। भय जो था व्यापारियों के अंदर या आम आदमी में वो भय था, वो भय बढ़ गया, काम होने की रफ्तार और कम हो गई। तो इन सब चीजों का अगर आप किसी भी चीज सुरेंद्र काकड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ अच्छा किया है सरकार ने जो ये कह सके कि हाँ बिल्कुल 4 साल में ये काम तो ठीक किया है? योगेंद्र जी, मेरे को नहीं लगता कि जो है सरकार ने इन 4 सालों में कोई एक भी कदम ऐसा उठाया हो जो जनहित के लिए हो, उद्योग धंधों को पनपाने के लिए हो, बेरोजगारी को कम करने के लिए हो। सिर्फ जो है जो भी योजनाएं बनाई, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब फ्लॉप शो। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती रही है कि जो योजनाएं मोदी साहब अभी चला रहे हैं जिनको, वो हमारी योजनाएं थी, फिर आप खारिज कैसे कर सकते हैं इसे? नहीं, जो मेक इन इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस काम कर रही थी, इनके पास अपना तो कुछ तो आप ही की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हो, काम तो कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अजय जी ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन जो कराना होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे इनका इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस 0 है। कहीं पे ग्राउंड लेवल पे कहीं पर भी आपको हकीकत में है कि ना इंडस्ट्री में ग्रोथ नजर आती है। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है, इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है थोड़ा। जी जी। इसके अलावा जो है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर है वो ग्रोथ कम हो रही है, हमारी बेरोजगारी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो कह रही है कि हमारा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कुल मिला के जो है देश के अंदर अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है, उद्योग धंधे शांत है, एमएसएमई उद्योग की हालत एकदम मरणासन स्थिति पे है, और जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है मेरे हिसाब से इतना बेकार है। आज तक तो 1 जुलाई 2017 के बाद में आज तक तकरीबन 300 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। किसी व्यापारी को तो छोड़िए, किसी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के लिए वो बस में नहीं है कि उन सारे संशोधनों को जो है एक बार में इम्प्लीमेंट करा सके। आप जो भी अभी असली समस्या जब आनी है, क्योंकि जब जीएसटीआर 2 और 3 चालू होगी और जो मिसमैच की जो प्रॉब्लम आएगी सरकार के पास अभी उसका कोई जवाब नहीं है। जीएसटी के अंदर अभी जो भय का माहौल है, जैसे बताएं आपने ई-वे बिल आ गया, आप पड़ोस की दुकान पे भी जाएगा तो आपको जो है ई-वे बिल बनाना है। तो ये सब चीजें हैं कि जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है इंस्पेक्टर राज। चले, लेकिन मुझे एक चीज बताइए साहब कि सिस्टम में बीजेपी का ये दावा है कि जो कुछ किया जा रहा है उसे दुरुस्त किया जा रहा है, कुछ ऐसे जो लूज पोल है उन्हें पाटने की कोशिश की जा रही है, इससे ब्लैक मनी सिस्टम से आउट होगी, करप्शन फ्री होगा, ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये दावा है। देखिए, करप्शन की बात करें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है और फेक करेंसी की जो रिपोर्ट है, फेक करेंसी की पहली बात करें तो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, नोटबंदी के बाद में 468% जो है फेक करेंसी बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है। आप पंकज जी बढ़िएगा वित्त नहीं, ये झूठ मत बोलिए। लेकिन आपको एक भी मुझे बता दीजिए। नहीं, फेक करेंसी में से अब तक फेक करेंसी हुई जो है कलेक्ट कर नहीं कह रहा। नहीं, गलत बात। रिपोर्ट पढ़िए ना, बैठे हुए सर। फेक करेंसी जो है, मैं सुनिए मैं थोड़ा सवाल पूछे। फेक करेंसी इज कलेक्टेड बाय द बैंक which bank is collected? कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? अपनी साइड खोल लेते ना, एक बोल के बता दीजिए ना, एक बता दीजिए। 4% आपको कैसी बातें कर रहे हो? 400 पढ़िए, करेंसी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? अरे 468% का लीजिंग क्या हुआ सर? रिपोर्ट है आपको उठाई सर, कितनी करेंसी हुई? इसका मतलब 468% करेंसी का फेक करेंसी का लीजिंग क्या हुआ? फेक करेंसी पहले कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैं बात 468%। यस, मतलब मैं मानता कि सर ऐसी स्थिति है फाइनेंशियल लिमिटेशन। आपके सवाल का जवाब नहीं आ पाएगा। फूलचंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी देखिए सरकार तो यही है, सिस्टम में आपको इसी में जीना है, इसी में चलना है। मोदी साहब से क्या उम्मीद करता है किसान एक साल में कि कम से कम ये चीज तो दीजिए आप, ताकि 2020 का प्लेटफॉर्म हम कहीं सोच सके कि हाँ आगे बढ़ रही है सरकार। क्यों सरकार का तो ये दावा है कि आपकी मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य हमने सुधारा है, कि वास्तव में इस योग्य मूंगफली लगाने लायक है कि नहीं है। ये पंकज जी कहेंगे, मैं आपसे मैं ही कह देता हूं। 2022 के लिए कहा गया है, सब्सिडी की बात की गई है कि यूरिया के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, थाने में जमा नहीं होता है। ये बात पंकज जी कहेंगे। तो ये चीजें तो आपको मिले, आगे क्या चाहते हैं आप? देखो, मैं तो सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि मेरा किसान जो भी उपज पैदा करे उसका पैसा टाइम पे उसी के गांव में मिल जाए। आज 20 तारीख से वो चाकसू में मंडी बंद है चने तोलने के लिए। हमारे चने नहीं तोले जा रहे। क्यों? कि साहब आपके चने मापदंड में पूरे नहीं है। अरे मुझे ये बताओ, मेरी धरती माँ ने जो बीज से पैदा किया वही तो मैं लाके दे रहा हूं, कहीं फैक्ट्री से लाके नहीं दे रहा। और उसी में नुक्स निकाला जा रहा है। मेरे को मेरी माँ ने पैदा कर दिया, यही शरीर रहेगा। अब इस शरीर को अगर मैं दुनिया में लेके नहीं घूमूंगा तो फिर मैं तो मेरी पहचान खत्म। किसान का माल लेने में भी नुक्स। आज एसडीएम साहब के साथ 2 घंटे तक हम बैठे रहे। एक इन्होंने चालाना पेश किया, उसके लिए क्या बोला कि साहब ये 25 रुपए पर क्विंटल के छाड़ने के पैसे लेगा। अरे भाई, आप हमें कितना मारना चाहते हो? आप ट्रैक्टर मतलब उसको बिल्कुल छाड़ के लेना चाहते हो, दाम भी नहीं देना चाहते, और चार्ज भी हमसे लेना चाहते हो। तो मैं तो ये चाहता हूं हम जो उपज पैदा करें। और जो अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे लिए बहुत स्कीमें हैं, अगर इनका सिस्टम वास्तव में हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो सिस्टम को धरती पे क्यों नहीं उतारते? हमारे लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, पर कम से कम इस सिस्टम को तो ज्ञान है। वो सिस्टम तो गांव दाने में जाके मेरे किसान को बता दे। आज मैं एक्चुअली मैं ये कहता हूं, किसान को बेटा हूं, पर मुझे भी इस इंटरनेट का पता नहीं, क्योंकि मैं तो उस खेत में जो पैदा होता है ना, मैं उस खेत का बड़ा वैज्ञानिक हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे खेत में क्या चीज अच्छी पैदा हो। उस स्वास्थ्य कार्ड की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है अगर मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी तो उस खेत तक मेरे उस सपोर्ट को पहुंचाने। और सिस्टम को फॉलो नहीं करते, राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। जी चलिए, समय कम है। पंकज जोशी साहब से मैं जवाब चाहूंगा। पंकज जी, समय बहुत कम है, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, एक तो जयसिंह जी कोठारी साहब ने पार्टी लाइन से इनका कोई मतलब नहीं है, एक अलार्मिंग स्थिति में लाकर के खड़ा किया है अपनी इस डिबेट को कि अभी भी आपको समझना होगा 70% हम लोग डूब चुके, 30% को तो कम से कम बचा लें हम लोग। देखिए योगेंद्र जी, उसमें 2 चीजें हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि डेरिवेटिव का जो उद्देश्य था खड़ा करने का, वो उद्देश्य था कि हेजिंग स्टैक था, कि बेसिकली कहीं ना कहीं हेजिंग जो है उसके अंदर जो है डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग कर सके। लेकिन हेजिंग की जगह जो है बेसिकली कई बार जो है वो स्पेकुलेशन पे जो है वो आधारित हो गया, तो उसके कई जो है दुष्परिणाम है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो है लगातार जो है, यदि आप देखें तो चाहे जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को, क्योंकि पहले था कि कमोडिटी मार्केट का जो ये था कंट्रोलिंग, वो बेसिकली इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसको कि अब सेबी के अंदर लेकर के आए हैं, सेबी के अंदर मापदंडों में लेकर आए, जिससे उसकी जो बेसिकली जितनी ज्यादा जो लूज पोल्स थी, जो पिछले बार हुआ एनएससी में जो एक बहुत बड़ा मेजरमेंट हुआ, उसका जो है उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए, चीजों के अंदर है कि जिन चीजों के अंदर काम हो वो निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन और उन जो चीजों पर काम हो रहा है। चलिए, इंस्पेक्टर राज और उसके बाद दूसरी बात में आ रहा हूँ कि इंस्पेक्टर राज से पहले मैं एक तरह की सोशल सिक्योरिटी की बात हुई थी। मैं कह रहा हूं कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर पहले ये होता था कि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं भी खत्म हो जाता था तो उसको पता नहीं चलता था कि उसके पीछे क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। अभी सरकार ने जो है ये कहा है कि भाई 5 लाख रुपए तक का जो बीमा हुआ, चाहे वो किसी चीज से भी जो है मृत्यु हो, 5 लाख रुपए तक का जो केंद्र सरकार जो लेकर आ रही है ना, उस योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का बीमा लेकर आ रही है। यदि कोई डेथ होती है तो 5 लाख रुपए तक उसके परिवार को मिल सके, ये व्यवस्था आ रहा हूँ सर। नो प्रीमियम आ रहा हूँ सर, 12 रुपए प्रीमियम में 2 लाख रुपए का, 12 रुपए प्रीमियम में 2 लाख रुपए का। देखिए मैं चल रही है सर, मैं आपको आप एक काम करें, मेरा ऐप खोल लीजिए, मेरा 12 रुपए कट गया बैंक से, 12 रुपए मेरे जैसे आदमी का कट रहा है, तो कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए ये गलत चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। 20.5 लाख कहाँ काटेगा? देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए मैं बताऊँ आपको ये क्या है। नहीं सुनिए, 2 मिनट जाएंगे, 2 मिनट सुन जाइए सर। अरे 2 मिनट सुन तो जाइए साहब, 2 मिनट सुन तो जाइए। 12 रुपए का प्रीमियम पहले ये होता था कि व्यक्ति एक बार जमा कराता था, बाद में जमा नहीं करता, पता नहीं चलता था।
आज जो है 20.5 लाख जो जनधन खाते खुले हैं, उन खातों में से ये है कि 12 रुपए का प्रीमियम अपने आप कट जाता है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कटने के लिए जिन्होंने एक बार प्रीमियम कराया, मैं कह रहा हूं मुझे 2 अकाउंट लाके बता दीजिए कि हाँ हमारे में से नहीं कटा और आपने से कट गया। आपको सुना मैंने, इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकृति नहीं की है। 2 लाख रुपए तो है ना मेरे हाथ इंस्पेक्टर राज के अंदर आज की डेट के अंदर डाक्टर साहब बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कह रहा हूं कि जब नोटबंदी हुई तो सबसे पहला काम यदि बीजेपी गवर्नमेंट सरकार ने किया तो यह किया कि कोई भी इंस्पेक्टर और कोई भी व्यक्ति ना तो सीधा पूछताछ करेगा और ना ही बेसिकली उसे जानकारी करेगा, जो चीज भी डालनी है उसकी साइट पे डालेगा और साइट से ही उसका आंसर लेगा, जिससे पता रहेगा कि मैंने क्या तो प्रश्न किया था और क्या आंसर आया था। पहले की तरह नहीं है कि आप जाएं और फाइल को दबा के बैठ जाएं और आकर के जो है पैसे से ज्यादा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे से ज्यादा रिश्वत का पैसा जो है उस फीस में इंक्लूड होता है, वो सारा खत्म किया। उसके बाद लगातार ये बात की जा रही है, लेकिन व्यापारी देखिए जीएसटी में है, देखिए खत्म हुआ है, जीएसटी में भी जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। आज 14 साल के बाद जीएसटी एप्लीकेबल 14 साल बाद जीएसटी हो जाना, देखिए चलिए 4 साल तो हमने डिस्कस किया है और मैं कहना चाहूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, कुछ सुझाव सामने आए हैं। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उस पर गौर फरमाना चाहिए। व्यापारी त्रस्त है, परेशान है, हम केवल एक लीक पे चले कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी लोग कह रहे हैं वो गलत है। कोशिश करिए ब्यूरोक्रेसी के उस जाल में आप लोग मत आइए कि मोदी जी के मुंह से एक कहलवा दिया जाए कि पूरा कंट्री इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और हकीकत कुछ उसकी दूर थी। लोग अगर कुछ कहते हैं तो आप उस पर यकीन मत करिए, उसकी जो जांच तो करवाइए कि वास्तव में व्यापारी खुश है कि त्रस्त है कि क्या है। ये लोग यही चाहते हैं कि एक साल जो बचा हुआ है उसको हकीकत से जीना शुरू करे सरकार, केवल ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ना रहे। आप धरातल पे आपके पास में बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं, उनसे आप रिपोर्ट लीजिए और उस पर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम होंगे देश के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और सरकार के 4 साल पर इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोजगार की तो बात तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है सर। रोजगार का तो मतलब कुछ साधन नहीं करा रोजगार के अंदर, मतलब रोजगार को और बेरोजगार कर दिया इन्होंने। तो मोदी सरकार जो आई है उसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का रहा है। युवाओं को जो रोजगार का घोषणा पत्र में वायदा किया था, प्रति वर्ष 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उस वादे की कोई क्रियान्विति अभी नजर नहीं आ रही है। वर्तमान में इन 4 सालों में युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है। बीजेपी सरकार आने से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वैश्विक विदेशी नीति। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि